नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 17 से लेकर के 19 मार्च के बीच में ये ऑफर है, मार्च इनिंग टू सक्सेस। आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट के लिए भारत का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। और इसमें जो ऑफर है 499 वाला प्लान, जो इनका ईयरली प्लान हुआ करता है, जिसमें लगभग 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 700 से ज़्यादा भर्तियों के। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, 1 साल के लिए सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में आप लोग भाग ले सकेंगे। उसकी कीमतें मात्र ₹219 कर दी गई है। और इसमें भी अगर आप एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से इनका एक स्पेशल पास है, पास प्रो जिसे कहते हैं, इसकी कीमत भी आधे से भी कम कर दी गई है, ₹307। इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड लगा सकते हैं और 12% की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, टीजीटी, पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और यूपीटीईटी इत्यादि की। लिखा है कि शिक्षा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष तो है नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और नियमावली में कहा गया है कि कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि वरिष्ठतम 2 या अधिक सदस्यों ने एक ही दिन कार्यभार ग्रहण किया है, तो उनमें से सबसे अधिक आयु वाले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यही बात मैंने आपको बताई थी जिस दिन इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। और इसी प्रावधान के तहत नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक किसी सदस्य को कार्यभार दिए जाने की बात चल रही है। लिखा है कि सदस्यों के आने के साथ आज से काम करने लगेगा आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय में सोमवार से चहल पहल बढ़ जाएगी। ज्यादातर सदस्यों के कार्यालय पहुंचने और काम शुरू करने की उम्मीद है। नए सदस्यों में विनोद सिंह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, हरेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में इन तीनों सदस्यों का सोमवार को कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित माना जा रहा है और इनके अलावा अन्य सदस्यों के भी कार्यालय पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि 12 सदस्यों की ज्वाइनिंग के बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने बैठक की थी। प्रमुख सचिव ने लंबित भर्तियां शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। चूंकि ये सदस्य पहले भी अच्छे विभागों में रह चुके हैं, खासतौर से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो पहले टीजीटी पीजीटी की एग्जाम करवाता था जो बोर्ड, तो इनको अनुभव भी है। अगर सरकार चाहती है और अगर ये लोग चाहेंगे तो आपकी जो परीक्षाओं की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी। और पहले परीक्षाएं ही होंगी, लंबित परीक्षाएं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या आप जब जो विज्ञापन निकला था 2022 में टीजीटी पीजीटी का, विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, क्या वो रद्द होगा? तो मैंने इसका खंडन भी किया था कि नहीं, आप अपनी तैयारी जारी रखें, पेपर आपका रद्द नहीं होगा। हालांकि एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद में तुरंत आपकी परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, चूंकि अब सदस्य आ चुकी हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि अगर आपके जो सदस्य हैं वो आ जाएंगे तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो सकती हैं। तो अक्टूबर नवंबर को टारगेट बना करके आप लोग अपनी तैयारी करिए और अपना प्लान बना लीजिए। थोड़ा सा समय अभी इसलिए भी लगेगा कि ये बड़ा आयोग है और इसमें 3 भर्ती आयोगों को मर्ज किया गया है। लिखा है अफसरों की प्रतिनियुक्ति के लिए लिखा जा चुका पत्र, अभी कुछ और नियुक्तियां भी होनी है, उसके लिए चुनाव आयोग से हो सकता है कि अनुमति भी लेनी पड़े। लिखा है आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। तो जो अन्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है उनकी भी कवायद चल रही है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों की सभी अपडेट्स ऑथेंटिक रूप में सबसे पहले मिलती रहें। और नए आयोग को लेकर के और भी सूचना है आज के समाचार पत्रों में। जैसे लिखा है चुनाव आयोग की अनुमति से होगी नियंत्रक की तैनाती। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपे जाने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एलनगंज स्थित बिल्डिंग में साल भर बाद इसी सप्ताह रौनक लौट आएगी। सभी 12 सदस्यों के 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से नए आयोग की बिल्डिंग में तेजी से साफ सफाई चल रही है। सदस्यों के 1-2 कमरों को स्ट्रांग रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उनमें रखे दस्तावेज दूसरे हाल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसी सप्ताह सदस्यों के अपने अपने कमरों में कामकाज शुरू करने की उम्मीद है। वैसे तो सचिव और परीक्षा नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का आदेश 15 मार्च को ही जारी हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उनकी नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो अभी ये नियुक्तियां चलेंगी, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो, सचिव की नियुक्ति हो। और इसके साथ साथ में जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे थे
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अभी उनकी शिफ्टिंग वगैरह भी होनी है। तो अभी ये जो 2 महीने चल रहा है, तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ काम होगा। और अभी तो विभागीय काम होगा, उसके बाद में फिर चुनाव के बाद में आपकी भर्ती पर काम शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे पेपर लीक को लेकर के, और 3 राज्यों में पेपर लीक की सूचनाएं हैं। जैसे एक तो उत्तर प्रदेश की जो आरओ एआरओ पुलिस भर्ती का जो मामला था, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। एमबीबीएस से इंजीनियरिंग तक दाखिले का रैकेट चलाता था मास्टरमाइंड राजीव। सिपाही भर्ती पेपर लीक कराने वाले राजीव नयन ने जॉर्ज टाउन में खोला था ऑफिस। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहर के कॉलेजों में दाखिला दिलाता था। कौशाम्बी के एसपी बोले कि आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई, और पुलिस ने कहा कि इसका एक विधिवत गैंग चार्ट बना करके कौन कौन लोग गैंग में शामिल है और अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। अगली सूचना बीपीएससी की है। बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने पेपर को रद्द नहीं किया है। इससे छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। बिहार के लिखा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 270 अभ्यर्थी हिरासत में है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मिली है कामयाबी। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 में प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से 270 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 14 और 15 मार्च को हजारीबाग में कई स्थानों पर तलाशी ली गई है। इस दौरान पता चला कि बिहार के कई स्थानों से लाए गए टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इससे इनकार कर दिया। बीपीएससी ने कहा कि जब पहले ही पकड़ लिया गया है सभी छात्रों को, तो इसको पेपर लीक कैसे माना जा सकता है, और ठोस साक्ष्य नहीं है ताकि इस भर्ती को रद्द किया जा सके। लिखा बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती पेपर लीक का ईओयू से मांगा साक्ष्य, और ये देखिए लिखा बीपीएससी की दलील है, जब परीक्षा से पहले कार्रवाई कर ली गई है तो पेपर लीक कैसे है। बीपीएससी के अनुसार ईओयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेनड्राइव बरामद हुआ। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना 2:30 पर दी गई, और इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की 2:30 बजे प्रारंभ हुई थी। ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जा सकता है। यानी बीपीएससी को सूचना शाम को दी गई है, तो इससे लीक नहीं माना जाएगा, भले पेपर सुबह लीक हो गया हो। हद है। जब पुलिस को पहले पेपर मिल गया, होटल में पहले पेपर पहुंच गया, पेपर सॉल्व छात्रों को करना है, पेपर सॉल्व माफियाओं को करना है, पेपर सॉल्व बीपीएससी थोड़ी करना है। और कुछ नहीं है, रद्द तो इनको करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे यूपी में लगा था थोड़ा सा समय। इस बीच पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए ईओयू ने एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, और इसमें 1 एएसपी, 3 डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर को रखा गया है। और जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसने कहा कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी, 270 पकड़ाए। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बता दिया गया साफ साफ कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली थी। पटना के कुम्हरार इलाके से एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। ये अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग को 2:30 बजे सूचना दी गई। मतलब आयोग को थोड़ा सा देर में सूचना दी गई, तो इससे आयोग नहीं मान रहा है। इसी वजह से प्रश्न पत्र लीक को कथित तौर पर साजिश बताया जा रहा है। फिलहाल अभी इसकी और जांच होगी, और रद्द कर दें, जितनी जल्दी रद्द कर दें उतना अच्छा है। झारखंड पीसीएस का भी पेपर लीक हो गया कल, उसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। लिखा जेपीएससी सिविल सेवा पीटी संपन्न, पेपर लीक होने के आरोप में हंगामा। और यहाँ पर भी खंडन किया गया आयोग के द्वारा, ये परीक्षा भी रद्द नहीं की गई है। लिखा 1-2 केंद्रों को छोड़ करके प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जिन केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाए हैं, वहां के उपायुक्त सहित सभी जिलों के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पर भी एसआईटी का गठन किया गया है। लिखा है कि जामताड़ा के उपायुक्त के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसे जामताड़ा का बताया जा रहा है। इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये वीडियो रविवार को यहाँ हुई परीक्षा से संबंधित है या कहीं और का है। वहीं पर जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जो निजी प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो सवालों के घेरे में है, और उसको लेकर के कई समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है कि आजकल जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, वो ज्यादातर निजी एजेंसियों के और निजी प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो रहे हैं। पहले सरकारी संस्थानों में राजकीय मुद्रणालय हुआ करते थे, अभी भी हैं, वहां से पेपर छपता था तो पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन जब से ये निजी एजेंसियां आ गई हैं, निजी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपने को दिए जा रहे हैं, तब से ये घटनाएं ज्यादा आ रही हैं। और यहाँ पर पहले देखिए, पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पर बड़ा भरोसा करना रिक्रूटमेंट एजेंसियों को बेहद भारी पड़ रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर अहमदाबाद से लीक होने का खुलासा होने के बाद यह तथ्य और मजबूत हो गया है। खास बात यह है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी लगातार धोखा मिलने के बाद भी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा छोड़ नहीं पा रही है। बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है, करीब 1.5 दशक के दौरान पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। यह वही दौर है जब रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा छोड़ा है।
कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रिंटिंग प्रेस, एलटी की बात है हो रही है यहाँ पर, कोलकाता से पेपर लीक हुआ था। तब इसका प्रयागराज कनेक्शन भी खुला था। अब बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या रिक्रूटमेंट एजेंसियों से सबक लेते हुए कोई बड़ा फैसला लेंगी, फिर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा जताएंगी। तो ये जो प्राइवेट एजेंसियों में पेपर छपता है, ये क्यों छपता है पता है? पैसा बाबू, कमीशन मिलता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी भर्ती का टेंडर दिया गया किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले को, तो अगर मान लीजिए कि 3 करोड़ या 4 करोड़ का ठेका हुआ कि आप जो है प्रश्न पुस्तिका छपवाइए और यहाँ पर भेजिए, उसमें से ये आधा अधिकारियों को कमीशन भेज दिया जाता है, परीक्षा नियंत्रक इत्यादि को। फिर परीक्षा नियंत्रक अपने हिसाब से जिनको जिनको देना होता है वो देता है, अपने पास रखता है अधिकारी। और इस कमीशन, जब वो कमीशन प्रिंटिंग प्रेस या जो एजेंसी है वो इतना दे देगी तो वो बचाएगी कहाँ से? तो उसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो वो अपनी जो आय है उसको ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए करती है। जैसे आप ने देखा होगा जो ठेकेदार होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के जो काम होते हैं पीडब्ल्यूडी के, उसमें भी ये चीजें होती हैं ना, जैसे ठेका देते हैं उसके बाद में फिर कमीशन लेते हैं निरीक्षण के नाम पर, पैसा पास कराने के नाम पर। वो एक अक्षय कुमार की एक पिक्चर भी आई थी, देखा होगा अगर आप लोगों ने। तो बहुत कम पैसा बचता है उनके पास, तो उसी की वजह से ये लोग तो एक तो खुलेआम ऐसा कर देते हैं, और एक दूसरा कारण ये भी होता है कि कमीशन की वजह से छोटी एजेंसियां ये लोग हायर करते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे प्रिंटिंग प्रेस हैं, लेकिन वहां पे नहीं जाएंगे, वो कमीशन नहीं देंगे जितनी भी रिप्यूटेड कंपनी होती हैं। और एक आप लोगों ने देखा होगा यूपीटीटी का जो पेपर छपा था दिल्ली में, जो संजय उपाध्याय जेल गए थे, और उस समय भी यही जानकारी निकल करके आई थी कि बहुत छोटी कंपनी थी और जो है पेपर वगैरह ऐसे छोटे से स्कूल में बने थे। तो ये जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, आयोग के कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, ये कमीशन के चक्कर में सरकारी संस्थानों में नहीं छपाते। अगर सरकारी संस्थानों में पेपर छपवाएंगे तो सरकारी संस्थान कमीशन नहीं देगा, क्योंकि सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं और वो अपनी नौकरी दांव में क्यों लगाएंगे। और रही प्राइवेट एजेंसी की बात, तो अगर इन पर कार्रवाई होती है तो ये दूसरे नाम से तुरंत एजेंसी खोल लेते हैं, पैन कार्ड, आधार, टिन नंबर लगा करके। सारी व्यवस्था वही रहती है, प्रेस वगैरह वही रहता है, नाम बदल देते हैं। इस वजह से ये जितनी भी गवर्नमेंट प्रेस हैं वो कबाड़ हो गए हैं। इलाहाबाद में भी है, लिखा है कि प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और वाराणसी में गवर्नमेंट प्रेस है, सबसे अपडेट प्रेस प्रयागराज में है, और यहीं पर राजकीय मुद्रणालय का मुख्यालय भी है। करीब 2 दशक पहले तक सभी तरह की भर्ती और बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र यहीं छपते थे। इस दौर में पेपर लीक का कोई दाग इस संस्थान के ऊपर नहीं लगा है, क्योंकि तब शायद प्रश्न पत्र छपाई को लेकर के पूरी गोपनीयता बरती जाती थी। गवर्नमेंट प्रेस में अब यूपी बोर्ड की कापियां और कुछ सरकारी दस्तावेज ही छप रहे हैं। निजी प्रेस में प्रश्न पत्र छपने से भर्ती माफिया का वहां तक पहुंच आसान हो गई है। भर्ती आते ही वह सक्रिय हो जाते हैं, देश के किसी भी कोने में मौजूद प्रिंटिंग प्रेस से मिली भगत करके पेपर आउट करवा देते हैं। और जब ये एलटी वाला जो मामला आया था, पेपर लीक वाला कोलकाता का, तब आप लोगों ने देखा होगा कि पैसे का ट्रांजैक्शन भी हुआ था, मोबाइल में पैसे का ट्रांजैक्शन भी आया था। तो बात यही आई थी शायद ये कमीशन का पैसा और पेपर लीक का पैसा ना हो। बहरहाल कहा गया है कि लखनऊ में जल्द सिक्योरिटी प्रेस बनेगा, प्रयागराज के लिए भी दबाव है। अफसरों का कहना है कि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लखनऊ में सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना 1 साल में हो जाएगी। मुद्रणालय के उपनिदेशक श्याम नारायण गुप्ता का कहना है कि जमीन चिन्हित करने के साथ ही पैसा भी मिल गया है, और उनका कहना है कि प्रयागराज स्थित मुद्रणालय परिसर में भी सिक्योरिटी प्रेस के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के विद्यार्थी, यूपी की सूचना है, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में शामिल हुए डिप्लोमाधारी, जो डिप्लोमा मांगा गया था, और विद्यार्थियों का आरोप है कि दूसरी तरीके के विद्यार्थियों ने भी आवेदन कर दिया है और उनको बाहर किया जाए। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि भर्ती में एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा योग्यता के साथ अन्य अपात्र जैसे डिप्लोमा इन सिटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, बैचलर डिग्री इन रेडियो ने भी आवेदन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एक्सरे टेक्नीशियन वाले भर्तियों को ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से लगातार भर्तियां इस समय निकल रही हैं, तो जो भी विद्यार्थी हो जिनके पास योग्यता वो आवेदन कर सकते हैं। ये पीसीएस का फॉर्म है, 183 पदों पर निकला हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। उत्तराखंड से मैं बता दूं, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, उत्तराखंड से एलटी की भी वैकेंसी आ गई है, तो विद्यार्थी देख लें, जिनके पास योग्यता हो तो वो एलटी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आ सकता है, और चुनावों के चलते सीयूईटी यूजी में कोई बदलाव नहीं होगा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परीक्षा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 से 31 मई के बीच में होगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 व 25 मई चुनाव के दिन पड़ रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।